आज हम दोस्तों हेलो एल्केन व हेलो एरीन में हेलो एल्केन का आगे वाला भाग पढ़ेंगे और वो भी पढ़ेंगे हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया। हेलो एल्केन है, उसकी रासायनिक अभिक्रिया में हम पहली रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं SN। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? SN। और इसके बाद दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे विलोपन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विलोपन अभिक्रिया। और तीसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे हम धातु के साथ अभिक्रिया। अब केवल इस वीडियो के अंदर हम केवल ये पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसके बारे में पहले समझो और उसके बाद मैं आपको नोट्स लिखवा दूंगा। ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, देखो ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, अब नाभिक स्नेही, इसमें एक नाम आएगा नाभिक स्नेही। ये जो नाभिक स्नेही है, इस नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है कि स्वयं पर तो कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। लेकिन किसकी तरफ आकर्षित होते हैं? धनावेश की तरफ आकर्षित होते हैं। स्वयं पर तो होता है ऋणावेश, लेकिन किसकी तरफ आकर्षित? धनावेश की तरफ आकर्षित होते हैं। अर्थात इस नाभिक स्नेही को हम दिखाते हैं Nu-C। किसे दिखाते हैं? Nu-C। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी कि आपके सामने एक तो नाभिक स्नेही दिया हुआ होगा, मतलब एक पर तो माइनस होगा और दूसरा भी क्या आएगा? माइनस वाला ही नाभिक स्नेही, मतलब एक नाभिक स्नेही को हटाकर दूसरा नाभिक स्नेही जुड़ेगा। जो हटेगा वो तो होगा दुर्बल नाभिक स्नेही और जो जुड़ेगा वो क्या होगा? प्रबल नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी कि वह अभिक्रिया जिसमें दुर्बल नाभिक स्नेही प्रबल नाभिक स्नेही के द्वारा हटा देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब आपने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा देख ली। देखो क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें दुर्बल नाभिक स्नेही प्रबल नाभिक स्नेही के द्वारा हटा दिया जाता है, तो इस अभिक्रिया को नाम कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जुड़ा हुआ भी नाभिक स्नेही होगा और जुड़ने वाला भी क्या होगा? नाभिक स्नेही। समझ में आ गई बात? इसे कहते हैं, ये तो होगा, एक होगा दुर्बल और एक क्या होगा? प्रबल। इस दुर्बल को प्रबल क्या कर देता है? हटा देता है। इसे हम कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम शॉर्ट में दिखाते हैं SN से। यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो होती है SN1 और एक होती है SN2 अभिक्रिया। एक तो होती है SN1 और दूसरी होती है SN2 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया को हम कहते हैं एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसे हम कहते हैं द्वितीय अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक अणुक नाभिक स्नेही और द्वितीय अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब आपके सामने किसकी हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड की। किसकी पढ़ेंगे? एल्किल हैलाइड की। ये जो एल्किल हैलाइड होते हैं, ये एल्किल हैलाइड 1 डिग्री भी हो सकते हैं, 2 डिग्री भी हो सकते हैं और 3 डिग्री भी हो सकते हैं। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है कि हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़े होते हैं वह कार्बन केवल एक से जुड़ा होता है, 1 डिग्री कहलाता है। 2 डिग्री का मतलब ये होता है कि हेलोजन समूह है जिस कार्बन जुड़े होते हैं वह कार्बन 2 अन्य से जुड़ा होता है, 2 डिग्री कहलाता है। और 3 डिग्री का मतलब होता है कि हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़े होते हैं वे सीधे किससे जुड़े होते हैं? 3 अन्य एल्किल समूह से जुड़े होते हैं, 3 अन्य एल्किल समूह से जुड़े होते हैं। तो आपके सामने केवल इस अभिक्रिया में आपको ध्यान में रखना है कि 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड और 3 डिग्री हैलाइड। और ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी अभिक्रिया SN1 कौन सी डिग्री हैलाइड देते हैं और SN2 अभिक्रिया कौन सी हैलाइड अभिक्रिया देते हैं। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, ये जो नाभिक स्नेही है, तो पहले तो ये देखो ऊपर तो मैंने समझा दिया, लेकिन थोड़ा सा समझो। नाभिक स्नेही को किसे दिखाते हैं? Nu-C। अब इसमें एक बात आपको ध्यान में रखना है कि इसमें नाभिक स्नेही है, उसमें स्वयं पर तो क्या आता है? ऋणावेश। और आकर्षित किसकी तरफ होता है? धनावेश की तरफ। अब आपको धनावेश मिलेगा, उसी पर ही नाभिक स्नेही जुड़ेगा। उसी पर क्या जुड़ेगा? नाभिक स्नेही। देखो एल्किल हैलाइड, अब एल्किल हैलाइड में हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं। तो एल्किल हैलाइड में, ये एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड में हेलोजन समूह कार्बन से जुड़े होते हैं। तो मैं डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकता हूँ CX।
तो हमने ये तो पढ़ ली कि एल्किल हैलाइड में CX बंध प्रकृति, एल्किल हैलाइड में CX बंध प्रकृति, एल्किल हैलाइड में यदि CX बंध प्रकृति देखते हैं तो हम देखो किस प्रकार से करते हैं कि कार्बन और अक्ष के बीच सहसंयोजक बंध होता है। उस सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अधिक विद्युत ऋणी परमाणु हेलोजन अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, जिससे इस कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश और इस पर क्या आता है आंशिक ऋणावेश, इस पर क्या आता है आंशिक ऋणावेश। ये बात समझ में आ गई। अब देखो कि हम ये जानते हैं कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब ये तो क्या हो गया नाभिक स्नेह, जुड़ा हुआ नाभिक स्नेह। अब नया जो नाभिक स्नेह है, मान लेते हैं ये नया नाभिक स्नेह है, ये नाभिक स्नेह किस पर जुड़ेगा धनावेश पर। किस पर जुड़ेगा मतलब किसकी तरफ, धनावेश की तरफ क्या होते हैं आकर्षित होते हैं। अब इसको हटाते हैं और स्वयं जुड़ जाते हैं, क्या कहलाते हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाती है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसी के आधार पर हम पढ़ते हैं SN1 और SN2 अभिक्रिया। क्या पढ़ते हैं SN2 और, अब जो SN1 अभिक्रिया है SN1, इसे रासायनिक प्रगति में पढ़ते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया, मतलब एक अणु, केवल एक अणु भाग लेगा। तो इसमें मैं आपको समझाऊंगा नीचे, एक अणु भाग लेगा इसलिए एक अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दो भाग लेते हैं इसका मतलब द्विअणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। लेकिन इसमें यह समझना है नाभिक स्नेह और प्रतिस्थापन, इस नाम का मतलब होता है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन का मतलब हटाकर स्वयं जुड़ना, दुर्बल को हटाएगा और प्रबल जुड़ जाएगा। तो ये हम टोटल खेल किसका देखते हैं CX बंध प्रकृति का। और CX बंध प्रकृति में हमने देख लिया कि कार्बन पर तो आता है धनावेश और अक्ष पर क्या आता है ऋणावेश। कार्बन पर धनावेश आने की वजह से नया नाभिक स्नेह किस पर जुड़ता है कार्बन पर ही जुड़ता है, ठीक है। और हैलाइड जो नाभिक स्नेह दुर्बल नाभिक स्नेह उसको हटा देता है। किस प्रकार से हटाता है इसी के आधार पर इसके दो भाग होते हैं SN1 और SN2 अभिक्रिया। अब आपको ये याद रखना है कि SN1 अभिक्रिया है ये हमेशा दो पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होती है दो पद में। एक पद का नाम होगा पहला पद और दूसरा पद, मतलब दो स्टेप होती है। एक तो होती है स्टेप नंबर फर्स्ट और दूसरी होती है स्टेप नंबर सेकंड, किसमें एक अणु को नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। तो आप देखो कि जो पहला पद है स्टेप नंबर फर्स्ट है वो हमेशा धीमी गति का होता है, धीमी गति का या मंद गति से संपन्न होता है। मंद गति मतलब धीरे धीरे पद संपन्न होता है। और दूसरा क्या होता है तीव्र गति का संपन्न होता है। ये जो SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, पहला पद और दूसरा पद। पहला पद स्टेप नंबर फर्स्ट और दूसरे पद को बोलते हैं स्टेप नंबर सेकंड। पहली जो स्टेप होती है वो धीमी या मंद गति से होती है और स्टेप नंबर सेकंड क्या होती है तीव्र गति से। अब स्टेप नंबर फर्स्ट में स्टेप नंबर जो फर्स्ट होती है, अब एक बात और याद रखनी है कि जो SN1 अभिक्रिया वो हमेशा 3 डिग्री हैलाइड दिखाते हैं। 3 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड क्यों दिखाते हैं देखो 3 डिग्री, ये 3 डिग्री हैलाइड है। 3 डिग्री हैलाइड ही हमेशा क्या दिखाते हैं SN1 अभिक्रिया। ये क्यों दिखाते हैं इसका कारण अब समझ में आएगा। देखो स्टेप नंबर फर्स्ट जो पहला पद है उसमें एल्किल हैलाइड अपनी CX बंध प्रकृति के अनुसार, ये CX बंध प्रकृति होती है तो उसमें क्या करता है अपनी पहले धीमी गति से ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, जिससे इस कार्बन परमाणु पर धनावेश और बाहर निकल जाता है हैलाइड ऋणावेश। अब देखो कार्बन पर धनावेश है, एल्किल हैलाइड में जो हैलाइड बाहर निकल जाता है तो कार्बन पर जो धनावेश आता है उसे कहते हैं कार्बधनाइन। कार्बन पर धनावेश का आना कार्बधनाइन कहलाता है। ये कार्बधनाइन 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है। यह आपको ये समझना है कि हमेशा 3 डिग्री कार्बधनाइन ज़्यादा स्थायी होता है, 2 डिग्री उससे कम होता है और 1 डिग्री सबसे कम स्थायी होता है। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइड होते हैं उसी प्रकार 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री भी क्या होते हैं हैलाइड होते हैं। ये तो बात समझ में आ गई। अब देखो कि ये जो प्रथम पद है इसमें एल्किल हैलाइड में CX बंध प्रकृति के अनुसार कार्बन पर धनावेश और हैलाइड पर क्या आता है ऋणावेश। इससे किसका निर्माण होता है कार्बधनाइन का। किसका निर्माण होता है पहले कार्बधनाइन का निर्माण होता है। ये पद हो गया पहला। अब देखो ये जो पहला पद है इसके बाद में कंडीशन क्या होगी, इसके बाद में कंडीशन ये होगी पद नंबर होगा 2।
इससे पहले देखो कि इसमें जो इस पद का नाम क्या है, धीमी गति का या मंद गति का या वेग निर्धारक पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग निर्धारक पद। तो इस अभिक्रिया में SN1 अभिक्रिया में जो अभिक्रिया है वो देखो अभिक्रिया है, हम इसके स्थान पर R भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? R। तो डायरेक्ट में लिख सकते, इसको शॉर्ट में लिख सकता हूँ R अक्ष, फिर आ गया R पर क्या हो गया धनावेश और अक्ष क्या हो गया बार। इसका मतलब क्या होगा? कार्बोनाइन, कार्बोनाइन। इसका मतलब क्या होगा? कार्बोनाइन। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो जो पहला पद है, कहने मतलब है SN1 अभिक्रिया स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। स्टेप फर्स्ट में जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है, ये 1 डिग्री भी हो सकते हैं, 2 डिग्री भी, 3 डिग्री। ये देखो इसमें कौन से भाग लेंगे? केवल 3 डिग्री। SN1 अभिक्रिया में यहाँ पर क्या होंगे? 3 डिग्री। और 3 डिग्री का आप जानते हैं यहाँ पर क्या ले लेते हैं? तृतीयक ब्यूटिल। क्या ले लेते हैं? तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड। लेकिन आप इसी से समझो एक बार, R अक्ष, पहले पद में R और अक्ष की जो CX बंध प्रकृति के अनुसार R पर तो आ जाता है धनावेश और अक्ष पर आ जाता है ऋणावेश। ये है मतलब बाहर निकलने वाला नाभिक स्नेही। इसे क्या बोलते हैं? बाहर निकलने वाला नाभिक स्नेही, जुड़ा हुआ नाभिक स्नेही। ये मान लेते हैं कि पहले से जुड़ा, इसका मतलब जुड़ा हुआ नाभिक स्नेही। इसके बाद में जो नया नाभिक स्नेही होगा उसे कहते हैं आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। कहने का मतलब ये है कि जो स्टेप नंबर फर्स्ट है इसे वेग निर्धारक या धीमी गति का पद कहते हैं। इसमें जो अभिक्रिया का वेग है, ऊपर वाली जो अभिक्रिया वेग है, इसमें जो अभिक्रिया का वेग है वो केवल अभिकारक, देखो इस तीर से पहले केवल आपको एक अभिकारक दे रखा है। अभिकारक क्या है? R अक्ष, एल्किल हैलाइड। इसमें जो SN1 अभिक्रिया है इसमें स्टेप नंबर फर्स्ट धीमी गति का या मंद गति का जो पद होता है उसमें क्या होता है? कार्बोनाइन का निर्माण कर लेते हैं। ये कार्बोनाइन का निर्माण कर लेते हैं। ये क्या होती है? एक अभिक्रिया होती है। इसमें जो इस पूरी अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग है वो केवल अभिकारक की, केवल एक अभिकारक, इस बड़े कोष्ठक को बोलते हैं सक्रिय द्रव्यमान सांद्रता। तो अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक, केवल एक अभिकारक दे रखा है। इसका मतलब ऊपर मैं क्या लिख देता हूँ? एक लिख देता हूँ। तो केवल एक अभिकारक पर निर्भर करता है, इसलिए इसे हम कहते हैं SN1 अभिक्रिया। क्या कहते हैं? SN1 अभिक्रिया कहते हैं। ये बात तो समझ में आ गई होगी। ये होता है स्टेप नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद में क्या होगा? स्टेप नंबर सेकंड है। ये जो स्टेप नंबर सेकंड है इसमें पहले पद में प्राप्त कार्बोनाइन, पहले पद में जो प्राप्त कार्बोनाइन है वो तुरंत में तेज गति से नए नाभिक स्नेही, मतलब इस नाभिक, जो नया नाभिक स्नेही उसका नाम लेते हैं आक्रमण करने वाला नाभिक स्नेही, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, ये बोल देते हैं। इसका नाम क्या है? आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। ये तुरंत में आक्रमण करके और नए उत्पाद का निर्माण कर देता है, नए उत्पाद का निर्माण कर देता है। तो इसमें यही समझ में आएगा, पहले में कार्बोनाइन का निर्माण होता है, उसमें तुरंत में आक्रमणकारी नाभिक स्नेही क्रिया कर लेता है और नए उत्पाद का निर्माण कर देता है। अब आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, तो एक बात और ध्यान में रखनी है कि इसमें जो बाहर निकलने वाला नाभिक स्नेही है, मतलब अक्ष माइनस, और जो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है उसके जुड़ने की दिशा देखो एक ही दिशा में है। यदि यहाँ से ये बाहर निकल रहा है तो यहाँ से वापस जुड़ रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है? वापस जुड़ रहा है। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि इसमें आक्रमणकारी और जुड़ने, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही मतलब जुड़ने वाला नाभिक स्नेही और टूटने वाला नाभिक स्नेही की दिशा क्या होती है? एक ही होती है। दिशा क्या होती है? एक ही होती है, विपरीत दिशा नहीं होती है। तो विपरीत नहीं होती है। इसका मतलब इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? SN1 अभिक्रिया। क्या कहते हैं? SN1 अभिक्रिया। अब देखो SN1 अभिक्रिया का उदाहरण हम लेते हैं 3 डिग्री हैलाइड। क्या लेते हैं? 3 डिग्री हैलाइड। ये 3 डिग्री क्लोराइड ले लिया मैंने। ये कितने पदों में संपन्न होता है? 2 पदों में संपन्न होता है। पहले पद में ये जैसे अपनी तरफ आकर्षित करेंगे CH3 और ये आ जाएगा प्लस और बाहर निकल जाएगा Cl-। कहने का मतलब है कि 3 डिग्री हैलाइड है, पहले 3 डिग्री कार्बोनाइन का निर्माण कर लिया, 3 डिग्री कार्बोनाइन का निर्माण कर लिया। ये पहला पद है, ठीक है। इसमें ये पहला पद केवल एक 3 डिग्री हैलाइड पर ही निर्भर करता है, इसलिए इसे SN1 अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरे पद में क्या आएगा? दूसरे पद में जैसे मान लेते हैं 3 डिग्री CH3 और प्लस, और
नया नाभिक स्नेही, इसका नाम हो गया आक्रमणकारी। क्या हो गया? आक्रमणकारी। और तुरंत में क्या कर लेगा? CH3 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 और NU माइनस। अब NU, अब आपको ये समझ में NU का मतलब क्या होता है? NU का मतलब यदि मैं यहाँ पर जलीय केओच की क्रिया करवा दूँ, जलीय केओच की क्रिया करवा दूँ, तो कहने का मतलब है कि ये केओच क्या करता है? सबसे पहले K प्लस और OH माइनस। तो बताओ ये OH माइनस क्या है? आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है। तो इस NU के स्थान पर मैं क्या कर सकता हूँ? OH माइनस कर सकता हूँ, OH माइनस कर सकता हूँ। दूसरा कारण ये है, देखो दूसरा कारण, इसमें 3 डिग्री 1 डिग्री हैलाइड भाग क्यों नहीं लेते हैं? ये तो है 3 डिग्री और ये है 1 डिग्री। 3 डिग्री इसलिए भाग लेते हैं कि इसमें 3 डिग्री एक तो कार्बन ज़्यादा स्थायी होता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि इसमें 1, 2 और 3, इस कार्बन के पीछे की तरफ 3 तो कार्बन और कितने 9 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इसके पीछे की तरफ भीड़ ज़्यादा है, और भीड़ का मतलब होता है त्रिविम बाधा। इसलिए यह नाभिक स्नेही आगे से आक्रमण करता है, पीछे से आक्रमण नहीं कर सकता। भाई आपके सामने अब ये कह सकते हैं कि यह नाभिक स्नेही, ये कार्बन है, इस कार्बन पर नाभिक स्नेही आगे से आक्रमण क्यों करता है, पीछे से क्यों नहीं करता है? पीछे से इसलिए नहीं करता है कि इसमें देखो कितनी है, भीड़ ज़्यादा है, 3 तो कार्बन और 3 ही क्या हाइड्रोजन। और 1 डिग्री हैलाइड में पीछे से आक्रमण कर सकता है, पीछे से आक्रमण कर सकता है, ठीक है। इसलिए ये हमेशा दिखाते हैं SN2 अभिक्रिया। क्या दिखाते हैं? SN2 अभिक्रिया। पहले आप SN1 अभिक्रिया के बारे में लिख लो, मैं लिखवा रहा हूँ, उसके बाद में SN2 अभिक्रिया समझेंगे। अब देखो मैंने ये पढ़ाया था कि रासायनिक गुण एल्किल हैलाइड की 4 अभिक्रियाएं देखी। एक तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी विलोपन अभिक्रिया, उसके बाद धातुओं से अभिक्रिया, और अब चयन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही, इस वीडियो में हम केवल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझेंगे और उसी को लिखेंगे। तो SN1 अभिक्रिया तक समझा दिया, वो लिखो। देखो नाभिक स्नेही नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें देखो एल्किल हैलाइड की CX बंध की ध्रुव प्रकृति का कारण कार्बन पर आंशिक धनावेश। ये तो आपने मैंने पढ़ा भी दिया और आपके समझ में आ गया कि इस कार्बन और अक्ष के बीच ध्रुवीय प्रकृति होती है, जिससे इस कार्बन पर आंशिक धनावेश और हैलाइड पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। नाभिक स्नेही पर हमेशा NU माइनस ऋणात्मक चिन्ह होता है, ये भी समझ लिया। अतः ध्रुवीय प्रकृति में कार्बन पर धनावेश के कारण नाभिक स्नेही कार्बन पर ही क्रिया करता है। क्यों? क्योंकि नाभिक स्नेही स्वयं पर तो ऋणावेश लेकिन धनावेश की तरफ आकर्षित होता है। अतः नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, देखो परिभाषा है, अतः नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रबल नाभिक स्नेही दुर्बल नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को SN के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? SN के द्वारा। इसके 2 भाग होते हैं, एक तो एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरी है द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक अणु को SN1 से और द्वि अणु को SN2 के द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद में एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये मैंने आपको पीछे बताई थी कि कितने पदों में संपन्न होती है? 2 पदों में संपन्न होती है। पहला पद धीमी गति का पद, मंद गति का पद एवं वेग निर्धारक पद कहा जाता है, और दूसरा पद तीव्र गति का पद होगा। तो पहले पद में हमने क्या किया? CX बंध प्रकृति में विषमांश विखंडन होता है। विषमांश विखंडन का मतलब इस कार्बन और अक्ष के बीच जो सहसंयोजक बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही परमाणु की तरफ आकर्षित होना विषमांश विखंडन कहलाता है। तो इसमें इस कार्बन पर तो क्या हो जाता है? कार्बोनियम आयन या कार्बोनाइन जो मध्यवर्ती के रूप में और हैलाइड आयन का निर्माण हो जाता है। पहला पद मंद गति का वेग निर्धारक पद होता है, RX मंद गति का होता है, इसमें RX प्लस और X माइनस होते हैं। प्रथम पद में केवल एक अभिक्रिया एल्किल हैलाइड प्रयुक्त होती है, इसलिए इस अभिक्रिया को केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, केवल एक की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसलिए इसे हम कहते हैं एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया का जो वेग है, अब जो अभिक्रिया का वेग है
वो केवल एक अभिकारक, देखो इस अभिक्रिया में केवल एक अभिकारक पर निर्भर करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, एक अणु का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कि केवल एक ही अभिकारक एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। बड़े कोष्ठक को हम लिखते हैं सांद्रता से। इस अभिक्रिया को एक अणु का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। उसके बाद में पद आएगा दूसरा पद में जो पहले पद में जो कार्बोनाइन बनता है, वो दूसरे पद में जो आक्रमणकारी मतलब जुड़ने वाला नाभिक स्नेही को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, वो कार्बोनियम आयन या कार्बोनाइन के साथ आक्रमण कर लेते हैं और तीव्र गति से उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं। देखो ये कार्बोनाइन है, तुरंत में इससे आक्रमणकारी मतलब जुड़ने वाला नाभिक स्नेही उस पर तीव्र गति से पद करके उत्पाद का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, उत्पाद का। तो ये पद हो गए 2। इसके बाद में जो अभिक्रिया है वो प्रथम पद में जो कार्बोनियम आयन प्राप्त होते हैं, वो जितना ज़्यादा स्थायी होगा अभिक्रिया उतनी ही आसानी से होगी। और ये मैंने आपको बता दिया। इससे मान लेते हैं 0 डिग्री कार्बोनाइन, 1 डिग्री कार्बोनाइन, 2 डिग्री कार्बोनाइन और 3 डिग्री कार्बोनाइन। तो आप जानते हैं कि हमेशा 3 डिग्री क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है, इसलिए आक्रमणकारी नाभिक स्नेही इस पर ज़्यादा जुड़ते हैं, इस पर कम, इस पर उससे कम और सबसे कम इस पर जुड़ते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब हम उदाहरण लेते हैं तृतीयक हैलाइड। तृतीयक हैलाइड का मतलब तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। उदाहरण ले लेते हैं तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अब देखो तृतीयक हैलाइड भाग लेते हैं। मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन हमेशा समतलीय होता है, अतः आक्रमण करने वाली नाभिक स्नेही Nu- निष्कासित होने वाले नाभिक स्नेही की दिशा या विपरीत दिशा दोनों की तरफ आक्रमण कर सकता है, लेकिन भीड़ होने की वजह से, त्रिविम बाधा अधिक होने की वजह से 3 डिग्री में पीछे से आक्रमण कम करता है और आगे से आक्रमण क्या करता है, ज़्यादा करता है। अब देखो हम उदाहरण देखते हैं। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है, ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है। इस पर यदि जलीय KOH की क्रिया करवाते हैं तो पहले KOH K+ और OH- देखो नाभिक स्नेही है। कौन सा नाभिक स्नेही मानेंगे इसे, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। अब देखो अब हम क्रिया मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, क्रिया विधि। इसमें देखो ये तृतीयक हैलाइड है, मंद गति से पहले तृतीयक कार्बोनियम आयन का निर्माण मध्यवर्ती के रूप में करते हैं जो कि ज़्यादा स्थायी है और साथ में निष्कासित, ये बाहर निकलने वाला नाभिक स्नेही है। द्वितीय पद में क्या होगा, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोनियम आयन समतलीय तुरंत में आक्रमणकारी नाभिक स्नेही के साथ तीव्र गति से तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये क्या हो गया, दूसरे पद में तुरंत में आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है, यह आक्रमणकारी नाभिक स्नेही तुरंत में क्रिया कर लेता है और तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का निर्माण कर लेता है। देखो ये जो OH समूह है इसकी दिशा में या पीछे से करो चाहे आगे से करो, लेकिन पीछे से आक्रमण नहीं करता है। क्योंकि बाधा क्या होती है, ज़्यादा, त्रिविम बाधा ज़्यादा, मतलब भीड़, कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु संख्या अधिक होने की भीड़ है, इसलिए सामने से आक्रमण करके जुड़ जाता है। इसका टारगेट ये जुड़ना। अब देखो, अब यदि हम इस संपूर्ण अभिक्रिया में एक साथ लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे। देखो अभिक्रिया तो मैकेनिज्म तो इस प्रकार से होगी, लेकिन हम एक साथ में लिखते हैं तो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड पर यदि जलीय KOH की क्रिया करवाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ये होती है SN1 अभिक्रिया। तो SN1 अभिक्रिया में आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया कि SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है, पहला पद और द्वितीय पद। पहले पद में कार्बोनियम मध्यवर्ती समतलीय संरचना के रूप में प्राप्त होते हैं और दूसरे पद में क्या होता है, जो कार्बोनियम आयन है वो तुरंत में आक्रमणकारी नाभिक स्नेही के साथ जुड़ के उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं। और ये केवल अभिक्रिया में केवल एल्किल हैलाइड, केवल अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग है वो केवल एक एल्किल हैलाइड पर निर्भर करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, SN1 अभिक्रिया। क्या कहते हैं, SN1 अभिक्रिया। अब हम समझेंगे द्विअणुक या SN2 अभिक्रिया, द्विअणु या SN2। अब हम पढ़ेंगे SN2 और SN2 का दूसरा नाम क्या होता है, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें वही एक नाभिक स्नेही हटेगा और दूसरा जुड़ेगा, आक्रमणकारी जुड़ेगा। अब आक्रमण देखो, अब आपको ये याद रखना है कि जो SN2 अभिक्रिया है वो हमेशा 1 डिग्री हैलाइड दिखाते हैं। कौन से हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड दिखाते हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात आपको याद रखना है कि SN2 अभिक्रिया है वो केवल एक पद में संपन्न होती है,
केवल कितने पदों में संपन्न होती है? एक पद में संपन्न होती है। देखो एक पद में, यदि एक पद में संपन्न होती है तो ये इसमें दूसरी कंडीशन नहीं होती है, इसमें कार्बोनियम आयन का निर्माण नहीं होता है। देखो ये केवल एक पद में संपन्न होती है तो यह है एल्किल हैलाइड, इस पर नाभिक स्नेह जुड़ेगा। ये नाभिक स्नेह हमेशा किस प्रकार से आक्रमण करता है? पीछे से आक्रमण करता है। कहाँ से आक्रमण करता है? पीछे से आक्रमण करता है। पीछे से आक्रमण करता है तो निर्माण देखो किस प्रकार से करता है कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आर, पीछे से आक्रमण। जैसे ही ये हो गया आक्रमणकारी नाभिक स्नेह, यह आक्रमणकारी नाभिक स्नेह पीछे से आक्रमण करता है कि जैसे ही ये जुड़ने की कोशिश कर रहा है, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जैसे ही ये जुड़ने की कोशिश कर रहा है तो वैसे वैसे ये जो जुड़ा हुआ नाभिक स्नेह है ये धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। देखो ये धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और ये धीरे धीरे पीछे से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। अब इस प्रकार देखो एक साथ तो नए तो टूटते हैं और नए ही जुड़ते हैं। अब बताओ निर्माण हो गया। इस प्रकार की अवस्था को मतलब संक्रमण अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण अवस्था। क्या कहते हैं? संक्रमण अवस्था। और एक बात और याद रखनी है कि ये तो है जुड़ा हुआ नाभिक स्नेह और ये है आक्रमणकारी नाभिक स्नेह। अब बताओ जुड़ा हुआ नाभिक स्नेह और आक्रमणकारी नाभिक स्नेह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक दूसरे के विपरीत 180 डिग्री कोण पर जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिलोम प्राशन। क्या कहते हैं? प्रतिलोम प्राशन कहा जाता है। या जो प्रतिलोम एक दूसरे के विपरीत मतलब जो नाभिक स्नेह पहले आगे की तरफ जुड़ा होता है और बाद में किसकी तरफ जुड़ा होता है? पीछे की तरफ। इसे तो कहते हैं प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब ये होता है उल्टा। लेकिन अब देखो आक्रमण कहाँ पर होता है? 180 डिग्री जुड़ा हुआ नाभिक स्नेह और पीछे से आक्रमणकारी नाभिक स्नेह 180 डिग्री कोण पर होता है। तो इस प्रकार के आक्रमण को कहते हैं पश्च आक्रमण। पहले संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। संक्रमण अवस्था जैसे ही प्राप्त होगी तो बताओ ये तो हो गया आक्रमणकारी नाभिक स्नेह और बाहर कौन निकल जाएगा? जुड़ा हुआ नाभिक स्नेह। तो अब देखो ये तो है पहली कंडीशन और ये है लास्ट की कंडीशन, उत्पाद प्राप्त हो गया। अब उत्पाद और अभिकारक में जुड़ा हुआ नाभिक स्नेह और आक्रमणकारी नाभिक स्नेह, उत्पाद में अभिकारक में जुड़ा हुआ नाभिक स्नेह और उत्पाद में जो आक्रमणकारी नाभिक स्नेह है वो एक दूसरे के विपरीत प्राप्त होते हैं। इसका विन्यास विपरीत प्राप्त होता है, इसे हम कहते हैं प्रतिलोम। इस प्रकार के पराश्रम को हम क्या कहते हैं? प्रतिलोम कहते हैं। और ये प्रतिलोम वापस आपको इसी के भाग आगे वाले भाग में आपको त्रिविम रसायन का एक छोटा सा टॉपिक आएगा, उसमें मैं समझाऊंगी प्रतिलोम क्या होता है। प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि पहले का जो विन्यास है और उत्पाद का विन्यास है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। ये आगे की तरफ और ये क्या है? जुड़ा हुआ पीछे की तरफ है। इस प्रकार के विन्यास को कहते हैं प्रतिलोम परासरण। क्या कहते हैं? प्रतिलोम परासरण। अब देखो इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग है, ये जो अभिक्रिया का वेग है, ये अभिक्रिया का वेग है, ये अभिक्रिया का जो वेग है ये एक तो है एल्किल हैलाइड। देखो इस तीर से पहले एक तो है एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर और दूसरा नाभिक स्नेह की सांद्रता पर। इन दोनों पर निर्भर करता है। ये जो अभिक्रिया का वेग है ये तो कितने अभिकारकों पर? एक अभिकारक और एक अभिकारक, दो अभिकारकों पर निर्भर करता है। इसलिए इसे हम कहते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? द्विअणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई SN2 अभिक्रिया। क्या हो गई? SN2 अभिक्रिया। अब आप लिखो। अब हम द्विअणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो अब आपने समझा है वैसा का वैसा आप लिखो। देखो यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। इन अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। संक्रमण अवस्था का मतलब है जो जुड़ा हुआ नाभिक स्नेह और आक्रमणकारी नाभिक स्नेह है एक दूसरे के विपरीत धीरे धीरे जुड़े हुए होते हैं दोनों, इसलिए इसे कहते हैं संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था के निर्माण के लिए आक्रमणकारी, देखो परिभाषा है, निष्कासित बाहर निकलने वाला नाभिक स्नेह और पीछे से या विपरीत 180 डिग्री कोण पर आक्रमण करते हैं जिसे पश्च आक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्च आक्रमण कहा जाता है। और इस अवस्था को हम कहते हैं संक्रमण अवस्था। क्या कहते हैं? संक्रमण अवस्था। ये जो आक्रमणकारी नाभिक स्नेह और जो जुड़ा हुआ नाभिक स्नेह एक दूसरे के 180 डिग्री कोण पर आक्रमण करते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इसलिए से इस अवस्था को पश्च आक्रमण और संक्रमण अवस्था कहते हैं। इस संक्रमण अवस्था में आक्रमणकारी नाभिक स्नेह एवं निष्कासित नाभिक स्नेह दोनों आंशिक रूप से जुड़े होते हैं। दोनों आंशिक रूप से जुड़े हुए होते हैं 180 डिग्री कोण पर। अतः इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड
जो एल्किल हैलाइड है वह नाभिक से नहीं दोनों भाग लेते हैं। मतलब इसमें जो अभिक्रिया का वेग है, एल्किल हैलाइड और नाभिक से नहीं दोनों भाग लेते हैं, इसलिए इसे द्विअणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ये दो अभिकारकों पर निर्भर होने की वजह वेग पर निर्भर करती है। देखो अभिक्रिया का वेग Rx की सांद्रता और Nu मतलब आक्रमणकारी नाभिक से नहीं दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसे कहते हैं अभिक्रिया, इसे कहते हैं SN2 अभिक्रिया। इन अभिक्रिया में क्रियाकारक का अभिविन्यास से उत्पाद का अभिविन्यास विपरीत होता है। इसे वाल्डन प्रतिलोम कहते हैं। कहने का मतलब है, मैंने समझा दिया आपको कि पहले जुड़ा हुआ नाभिक स्नेही और उत्पाद के अंदर जो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, वाल्डन प्रतिलोम। क्या कहते हैं, वाल्डन प्रतिलोम। अब देखो जो प्राथमिक हैलाइड है इसका उदाहरण दे रखा है। ये प्राथमिक हैलाइड आ गया, ठीक है, प्राथमिक हैलाइड है। तो इसमें जो ये जुड़ा हुआ नाभिक स्नेही और ये मान लेते हैं आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। आक्रमणकारी नाभिक के स्थान पर हम OH माइनस भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, उस पर होना क्या चाहिए, माइनस। अब देखो पहली कंडीशन में या ये तो जुड़ा हुआ नाभिक स्नेही और ये क्या आक्रमणकारी नाभिक स्नेही एक दूसरे की 180 डिग्री कोण पर होते हैं, इसलिए इसे तो हम क्या कहते हैं, पस आक्रमण। और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था। इस अवस्था का नाम क्या होता है, देखो डैश डैश के रूप में होती है, इसका नाम क्या होता है, संक्रमण अवस्था। जो क्या होती है, अत्यधिक अस्थायी। तुरंत में क्या हो जाता है कि ये तो बाहर निकल जाता है निष्कासित नाभिक स्नेही और ये आक्रमणकारी नाभिक स्नेही स्थायी रूप से जुड़कर उत्पाद का निर्माण कर लेता है। अब देखो इसमें जो ये नाभिक स्नेही और ये नाभिक स्नेही, देखो यहाँ पर आगे की तरफ और यहाँ पर जुड़ा हुआ नाभिक स्नेही पीछे की तरफ है, इसलिए पूरा का पूरा विन्यास विपरीत प्राप्त हो गया, इसलिए इसे हम कहते हैं वाल्डन प्रतिलोम। क्या कहते हैं, वाल्डन प्रतिलोम। अब आपको SN1 और SN2 अभिक्रिया अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आप अंतर देखो। अब जो आपने पढ़ा है वही अंतर देखो। SN एक तरफ लिख लेते हैं SN1 और दूसरी तरफ लिख लें SN2। अब सबसे पहले हम उदाहरण का करते हैं। SN1 हमेशा तृतीयक हैलाइड देते हैं और SN2 अभिक्रिया प्राथमिक हैलाइड देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि SN1 अभिक्रिया में आगे से जो कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है, क्योंकि त्रिविम बाधा होने की वजह से, और इसमें क्या होती है, त्रिविम बाधा कम। दूसरा SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, ये एक पद में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है और ये दो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करने की वजह से SN1 और ये SN2 अभिक्रिया होती है। इसमें मध्यवर्ती कारबधनायन का निर्माण होता है, इसमें मध्यवर्ती में कारबधनायन का निर्माण नहीं होता। इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इसमें तृतीयक हैलाइड भाग लेते हैं, पस आक्रमण नहीं होता क्योंकि त्रिविम बाधा ज़्यादा होती है। इसमें पस आक्रमण नहीं होता है क्योंकि त्रिविम बाधा क्या होती है, कम होती है। इसके बाद में SN1 में प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है, इसमें क्या होती है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। तो आगे का अंतर देखो, अभिक्रिया का वेग केवल किस पर, देखो केवल अभिकारक एल्किल हैलाइड पर निर्भर करता है, न कि नाभिक स्नेही पर। लेकिन ये नाभिक स्नेही पर भी क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं विलायक की प्रकृति। ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है, ठीक है, जो क्या करता है, क्रियाकारक कार्बधनायन व स्थायी मध्यवर्ती का निर्माण कर लेता है, ठीक है। और ये विलायक की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, चारों तरफ से घेर लेती है, स्थायित्व प्रदान नहीं करती। अब यदि आपको पूछ ले कि SN1 थोड़ा समझाओ, और यहाँ पर देख लो आप SN1 और SN2 अभिक्रिया में, देखो SN1 अभिक्रिया में ज़्यादा कौन भाग लेते हैं, 3 डिग्री हैलाइड, और SN1 में ज़्यादा भाग कौन लेते हैं, 1 डिग्री हैलाइड। किसकी वजह से, इसमें त्रिविम बाधा अधिक होने की वजह से इसमें कार्बोनियम आयन का निर्माण हो जाता है, और कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्थायी कौन सा होता है, 3 डिग्री। यदि मैं इसको हटा देता हूँ तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, और ये क्या बन जाता है, 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। SN1 अभिक्रिया में इन एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, 3 डिग्री ज़्यादा क्रियाशील होता है, उसके बाद में 2 डिग्री ज़्यादा क्रियाशील होता है, और उसके बाद में 1 डिग्री क्या होता है, सबसे कम क्रियाशील होता है। ये हो गई SN1 अभिक्रिया की एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम। और SN2 अभिक्रिया में क्या होगा, 1 डिग्री ज़्यादा स्थायी होगा, 2 डिग्री से कम होगा, और 3 डिग्री क्या होगा, सबसे कम क्रियाशील होगा। ये हो गया SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम। तो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, उतार लिया होगा, ठीक है। थैंक्स।